भारद्वाज। आज आपको टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ, जो कि आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिगत बहुत ही जो है रामबाण साबित होगी। इस तरह की चीज़ों को मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए, इसमें जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री यानी 3D पोर्शन की शुरुआत करने जा रहा हूँ। 3D में जो पहला टॉपिक होता है आपका प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन। प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन, इससे रिलेटेड मैं बात करूंगा आप लोगों से। और तो चलिए, सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं पॉइंट के बारे में। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट को हिंदी में बोलते हैं बिंदु। पॉइंट को हिंदी में बोलते हैं बिंदु। बिंदु क्या होता है? यदि कोई भी ऐसे हम आकार या आकृति ले लें जिसके पास न तो लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न ऊंचाई हो, न ये कोई क्षेत्रफल कवर करता है और ही नहीं कोई ये वॉल्यूम कवर करता है, तो इस तरह की शेप एंड साइज को हम कहते हैं बिंदु। जैसे सपोज कर लीजिए कि आप पहले जब 6, 7, 8 क्लास में पढ़ते थे तो आपको पॉइंट इस तरह से आप बना देते थे, तो टीचर आपको डांटते थे कि ऐसे नहीं बनाना। आप क्या करते थे, फिर इससे छोटा बनाने के लिए कहते थे, आप छोटा बना के ले जाते थे। फिर टीचर आपसे कहते थे कि अभी भी तुमने गड़बड़ कर दिया है। आगे फिर बनाते थे तो और छोटा इस तरह से बना देते थे, फिर कहते थे और छोटा करो, तो लास्ट में आप लगाते थे इस तरह से। तो इसे ही आप कहते थे कि ये पॉइंट है। अब देखिए, यहाँ देखते हैं कि क्षेत्रफल एरिया, ये क्षेत्रफल काफ़ी कुछ इसमें दिखाई दे रहा है। इसमें भी काफ़ी कुछ क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है, इसमें भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें दिखाई दे रहा है ना के बराबर। ये ठीक इस तरह की सिचुएशन है कि जैसे सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक के 2 सिक्के हैं और 2 सिक्के में से एक सिक्का खो जाए तो आप कहेंगे कि 50% खो गया, यानी आधा खो गया। यदि आपके पास एक करोड़ सिक्के हैं और उसमें से यदि आपका एक सिक्का खो जाता है तो आप कहते हैं कुछ नहीं खोया, यानी नेग्लिजिबल खोया। उसी तरह से यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका जो एरिया है वो नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। तो इस तरह से पॉइंट के लिए हम इस आकृति को चूज करते हैं। अब देखिए, पॉइंट के बाद में क्या होता है? पॉइंट के बाद में हम लोग बात करते हैं रेखा की, यानी लाइन के बारे में बात करते हैं। चलिए, ये आपने ले ली लाइन। तो लाइन में क्या होता है? यानी रेखा इसे बोलते हैं रेखा। रेखा में क्या होता है? यदि किसी बिंदु का बिंदुपथ ले लिया जाए तो उसे हम कहते हैं रेखा, यानी लोकस ऑफ ए पॉइंट इज नोन एज लाइन। यदि यहाँ पर हम इस लाइन का लोकस ले लेते हैं, लोकस ऑफ ए पॉइंट, लोकस ऑफ ए पॉइंट इज नोन एज लाइन, यानी इसकी लोकस को हम क्या कहेंगे? लाइन कहते हैं या रेखा कहते हैं। यानी बिंदु का बिंदुपथ, बिंदु का जो बिंदुपथ होता है उसे ही हम कहते हैं रेखा। अब लाइन को हम शो करने के लिए, यानी हमें बिंदु का बिंदुपथ शो करना पड़ेगा। तो बिंदुपथ हम कितने तरीके से ले सकते हैं? 2 तरीके से। पहला तरीका आपका लेने का क्या होगा? पहला तरीका जो आपका होगा बिंदुपथ लेने का, आप लेंगे किसी एक फिक्स डायरेक्शन में, यानी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। यानी जैसे ये आपने कोई हमने मान लिया पॉइंट ए ले लिया, इस पॉइंट ए का आप बिंदुपथ अपने एक निश्चित दिशा में ले लिया आपने, यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले लिया, तो इसे बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। तो इसे बोलते हैं स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा, या सरल रेखा। और जब हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होता लोकस, तब उसे कहेंगे कर्व लाइन, यानी वक्र रेखा। जैसे
सपोज कर लीजिएगा आपने इस तरह से लोकस ले लिया, या इस तरह से लोकस ले लिया, या इस तरह से लोकस ले लिया, इस तरह से आप लोकस लेते चले जाते हैं, तो इनको कहा जाता है वक्र रेखा यानी कर्व लाइंस। इनको कर्व लाइंस कहते हैं या कहते हैं वक्र रेखा। तो ध्यान दीजिएगा, ये हम ले रहे हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लोकस ले रहे हैं, यानी इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप यहाँ पर लोकस ले रहे हैं, और ये है आपका नॉट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, नॉट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोकस ऑफ ए पॉइंट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज स्ट्रेट लाइन, यानी किसी बिंदु का एक निश्चित दिशा में बिंदु पथ को हम सरल रेखा कहते हैं। और जब वक्र रेखा की बात आती है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे द लोकस ऑफ ए पॉइंट इज नॉट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन देन इट इज नोन एज कर्व लाइन, यानी इसे हम वक्र रेखा कहते हैं। आप देखिए यहाँ पर कर्व जो हमने लिया है, कर्व लिया है और सरल लाइन ली है, यानी सरल रेखा ली है, इसे यूजुअली यानी सामान्यतः से जो लिखा जाता है इसे हम रेखा लिख देते हैं, यानी लाइन लिख देते हैं सामान्यतः। और जो ये कर्व लाइन है इनको सामान्यतः जो आप लिख देते हैं या तो वक्र लिख देते हैं, ठीक है, या इसे आप क्या लिखते हैं, कर्व लिख देते हैं कि कर्व। इस तरह से ये आपकी वक्र रेखा और सरल रेखा में हमने आपको अंतर बताया और दोनों को डिफाइन किया। अब आगे हम लोग बात चलते हैं कि सरल रेखा की, यानी जो आपका स्ट्रेट लाइन है इसकी इक्वेशन कैसे फाइंड करें, इसे मैथमेटिकली रूप से किस तरह से दिखाएं, तो उस पर अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सरल रेखा की जो परिभाषा बताई थी हमने, उसी परिभाषा को लेंगे और परिभाषा को लेकर के सरल रेखा की इक्वेशन को हम निकालेंगे, यानी सरल रेखा को हम मैथमेटिकली रूप से डिफाइन करेंगे। तो चलिए मैथमेटिकली रूप से डिफाइन किया जाता है। इसकी स्ट्रेट लाइन ये हम ले रहे हैं। परिभाषा आपने क्या पढ़ी थी इसकी, स्ट्रेट लाइन में? स्ट्रेट लाइन में आपने पढ़ा है कि किसी पॉइंट का लोकस किसी फिक्स डायरेक्शन में, इसका मतलब यदि पॉइंट हमने ले लिया, पॉइंट हमारे पास ए है, यदि इसे हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं अल्फा बीटा गामा। यदि वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो इसका पोजीशन वेक्टर हम डिनोट कर सकते हैं, ए वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं। अब इस पॉइंट का लोकस जब आप लेते हैं, या इस पॉइंट को इस तरह से बना लीजिए, इस पॉइंट का जब आप लोकस लेते हैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, सपोज कर लीजिए हमने पर्टिकुलर डायरेक्शन मान ली, वो क्या मान लिया, बी मान लिया, बी वेक्टर ये डायरेक्शन है। यदि इसे हम लिखना चाहें तो इसे हम लिख सकते हैं ए आई प्लस बी जे प्लस सी के फॉर्म में से लिखा जा सकता है। अब यहाँ से इतने हम डिफाइन, अब परिभाषा के अनुसार जब हम चलेंगे तो क्या है, किसी पॉइंट का लोकस किसी फिक्स डायरेक्शन में होना चाहिए, इसीलिए इस पॉइंट का लोकस लेते हैं, इस डायरेक्शन बी की डायरेक्शन में ले लिया, हमने मान लिया किसी टाइम पर ये पॉइंट आपको क्या मिला, पी। इस पी को हम चूंकि वेरिएबल पॉइंट है इसलिए एक्स वाई जेड से डिनोट कर दिया। अब यहाँ पर देखिएगा, यदि हमने ये ओरिजिन मान लिया, ये पॉइंट ओरिजिन मान लिया, यदि इसको यहाँ से हम मिला देते हैं तो इस वेक्टर को कहेंगे ए वेक्टर, और इसको यदि यहाँ से मिला दिया जाए, पी पॉइंट से मिला दिया जाए तो इसे हम कह देते हैं आर वेक्टर। अब एक वेक्टर आपको ये मिल रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे ये ओरिजिन पॉइंट था जिसे 0 0 0 डिनोट कर देते हैं आप। अब यहाँ पर हमें जो इक्वेशन निकालनी है, स्ट्रेट लाइन ए पी की इक्वेशन निकालनी है, तो यहाँ से हम देखेंगे यहाँ हमें क्या मिल रहा है, हमें ये दिखाई दे रहा है कि जो ए पी वेक्टर है ये पैरेलल है बी वेक्टर के, और यदि इन दोनों में जो रिलेशन होता है ए पी वेक्टर पैरेलल बी वेक्टर है, तो
दो पैरेलल वेक्टर में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, ए पी वेक्टर इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं टी बी। टी यहाँ पर क्या होता है, टी यहाँ देखिएगा पैरामीटर होता है, ये पैरामीटर होता है। कांस्टेंट और पैरामीटर दोनों में डिफरेंस होता है। पैरामीटर के बारे में हम आपको बताएंगे, आगे चल के किसी क्लास में चर्चा करेंगे पैरामीटर के बारे में, बाकी का क्लासरूम में तो चर्चा होती ही है। तो ए पी वेक्टर पे जब यहाँ लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए और इक्वल टू हो रहा है टी बी वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी आपका क्या है, आर वेक्टर से डिनोट किया है आपने, आर वेक्टर हो गया माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आपने पी वेक्टर से डिनोट किया है, इक्वल टू हो गया टी बी। तो एक तो ये आपका निकल के आया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और यदि आप इसे लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं आर इक्वल टू ए प्लस टी बी। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो आपका आर वेक्टर है ये क्या शो कर सकता है, एनी पॉइंट को शो करेगा, ये करेगा एनी पॉइंट को शो करता है ऑन द लाइन, लाइन पर किसी पॉइंट को शो करता है। ए क्या है आपका, ये गिवन पॉइंट है, ये गिवन पॉइंट ऑन लाइन, लाइन पर ये गिवन पॉइंट है। बी आपका क्या है, ये देखिएगा डायरेक्शनल वेक्टर है, ये डायरेक्शनल वेक्टर है। जब इसे कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे तो यही टीआरएस देगा, ये डायरेक्शनल वेक्टर है जिस डायरेक्शन में आपने लोकस लिया है। टी क्या है यहाँ पर, ये है आपका पैरामीटर, ये पैरामीटर है। अब यही जो इक्वेशन आपकी कहलाती है, इक्वेशन में फर्स्ट लिख दी, यही इक्वेशन जो कहलाती है ये होती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन है ये, और यही पैरामेट्रिक फॉर्म को भी रिप्रेजेंट करती है, इसीलिए हम यहाँ लिख सकते हैं इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ये पैरामेट्रिक फॉर्म को लेके भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर इसे नॉन पैरामेट्रिक करना चाहें तो नॉन पैरामेट्रिक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पैरामीटर को हटाना पड़ेगा। और पैरामीटर हमारा तभी हो सकता है जब इसको या इसको किसी में भी हम क्या करें, एक बी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट कर दें तो पैरामीटर हमारा क्या होगा, हट जाएगा। यानी बी क्रॉस बी की वैल्यू 0 होती है, हम जानते हैं। उसी को यूज करते हुए इसमें पैरामीटर को हम यहाँ से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो चलिए कर देते हैं टेकिंग, यानी इसका हम ले लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो चलिए हमने ले लिया यहाँ पर टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट taking cross product of B on both sides, यानी दोनों साइड्स में हम क्या करते हैं, B का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा, ये R माइनस ए क्रॉस B इक्वल टू ये हो जाएगा T B क्रॉस B। इस तरह से ये R माइनस ए क्रॉस B इक्वल टू हो गया 0, और जो ये इक्वेशन है ये आपकी कहलाती है नॉन पैरामेट्रिक इक्वेशन, नॉन पैरामेट्रिक इक्वेशन। ये नॉन पैरामेट्रिक इक्वेशन है, एग्जाम में कई बार पूछी गई है, ध्यान दीजिएगा। ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है, टीजीटी में और पीजीटी में दोनों एग्जाम में पूछी गई है, ये ध्यान दीजिएगा। इसी को हम कन्वर्ट करते हैं, अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे इसमें कार्टेशियन फॉर्म में। तो कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम जो ये वैल्यूज दी गई हैं इन्हीं को यूज करेंगे और लगाएंगे। देखिए कार्टेशियन के लिए आप क्या करते हैं, आर का मतलब क्या हो गया, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, माइनस ए वेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से, एल्फा आई प्लस बीटा जे प्लस गामा के, एल्फा आई प्लस बीटा जे प्लस गामा के इक्वल टू ये हो गया टी
और बी वेक्टर जो आपने लिया है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, तो ये आपने लगा दिया ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। इस तरह से देखेंगे आई वाले कोएफिशिएंट से आई वाला कोएफिशिएंट घटाएंगे, जे वाले कोएफिशिएंट से जे वाला कोएफिशिएंट और के वाले से के वाला। इस तरह से ये हो जाएगा आपका x माइनस एल्फा आई हो जाएगा प्लस y माइनस बीटा जे हो जाएगा प्लस z माइनस गामा के यूनिट वेक्टर इक्वल टू ये हो जाएगा आपका टी ए आई यूनिट वेक्टर प्लस टी बी जे यूनिट वेक्टर प्लस टी सी के यूनिट वेक्टर। दोनों साइड की अगर कंपेयरिंग करें तो कंपेयरिंग में आपको मिलेगा ऑन कंपेयरिंग। चलिए कंपेयरिंग करते हैं दोनों साइड की आई जे के कोएफिशिएंट्स की। तो यहाँ से आपको हो जाएगा x माइनस एल्फा इक्वल टू बचेगा टी ए कॉमा y माइनस बीटा इक्वल टू टी बी कॉमा z माइनस गामा इक्वल टू टी सी। इस तरह से देखेंगे तो t की वैल्यू यहाँ से निकल के आती है, ये यहाँ से निकलेगी तो x माइनस एल्फा अपॉन a निकलेगी, यहाँ से आपकी निकलेगी तो y माइनस बीटा अपॉन b निकलेगी इक्वल टू z माइनस गामा अपॉन c निकलेगी। इसी को यदि हम दूसरे तरीके से यानी दूसरे उसमें लिख देते हैं, t को उधर ले जाके लिख दें तो कितना हो जाएगा आपका, चलिए उधर ले जाके लिख देते हैं इसे। अब यहाँ से हम इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस एल्फा अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन बी इक्वल टू z माइनस गामा अपॉन सी इक्वल टू टी। अब देखिए ये आपका क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में, और ये भी कैसी है, पैरामेट्रिक फॉर्म में रही है। अब यहाँ पर देखिएगा ये x y और ये z, ये क्या है, एनी पॉइंट है, ये एनी पॉइंट ऑन लाइन, ये लाइन पर आपके एनी पॉइंट है। इसी तरह से यहाँ पर हम देखते हैं ये ए बी सी, ए बी सी क्या है, ये DRS है ऑफ लाइन, लाइन के DRS है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये एल्फा बीटा गामा, ये क्या है, गिवन पॉइंट है, गिवन पॉइंट ऑनलाइन, ये गिवन पॉइंट है। और टी है आपका पैरामीटर, टी है आपका पैरामीटर। इस तरह से ये आपने देखा स्ट्रेट लाइन के बारे में हमने बताया कि ये स्ट्रेट लाइन में x y z एनी पॉइंट है, यानी कहीं पर भी हो सकता है, यानी a से लेके b तक हम स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं, तो इसे यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक कहीं तक भी एनी पॉइंट हो सकता है। इस पर बी पॉइंट, ए पॉइंट बी सी, ए बी सी जो दिया गया है ये ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, एंड ए पॉइंट एक गिवन पॉइंट है, और बी आपका डायरेक्शन वेक्टर था जो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी से आपने शो किया है। अब यहाँ पर देखिएगा हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि जैसे कोई यदि क्वेश्चन आपसे ले लिया जाए, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन आपसे कहा जाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 1 2 3, चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर इसके लिए हम आपको ट्रिक बताते हैं। क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आपने लिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 1 2 3
ऑन द लाइन x प्लस 1/2 इक्वल टू y माइनस 1/2 इक्वल टू z माइनस 2/1 इच। और इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया है √5, सेकंड ऑप्शन ये दिया है आपको 1/3, थर्ड ऑप्शन आपको दिया है √5/3 और फोर्थ ऑप्शन जो आपको दिया है ये दिया 1/2। अब वैसे ही जैसे आप निकालेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए एग्जामिनेशन हॉल में निकालने के लिए हमें चाहिए शॉर्ट ट्रिक्स। तो उसी शॉर्ट ट्रिक के बारे में हम आपसे बात करते हैं और देखेगा इसके सॉल्यूशन करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, किस पॉइंट से डिस्टेंस लेनी है, 1 2 3 से लेनी है और किस लाइन की लेनी है, इस लाइन की लेनी है। तो ये 1 2 3 से x y z की जगह लगा दीजिए। तो ये 1 यहाँ पर लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2/2 इक्वल टू, यहाँ पर लगाएंगे 2 को तो ये हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 3 को यहाँ लगाएंगे z की जगह पर तो ये हो जाएगा 1/1। अब आपको जो लेना है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है, यानी जो लाइन को यदि आप ऐसे शो करते हैं, पॉइंट ये आपने ले लिया 1 2 3, अब यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लें। यदि ए पॉइंट ले लिया, ये एम पॉइंट ले लिया, तो ए एम आपको फाइंड करना। तो ए एम क्या हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस आप ले रहे हैं ए एम इक्वल टू, ये क्या करना है आपको, ये ध्यान दीजिएगा। इसके लिए क्या करेंगे, पहले अंडर रूट लगाएंगे, अंडर रूट लगा दिया और अंडर रूट में क्या करते हैं, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई इस 2 के साथ में किया, 2 का मल्टीप्लाई इस 2 के साथ में किया 4 हो गया, माइनस इस 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में करेंगे 2 और इसका स्क्वायर कर देंगे। अगला प्लस, अब यहाँ से इस 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे, ये हो गया, यानी 1 - 2 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर प्लस। अगले में अब इसके बीच में करेंगे, यानी इसे बंद करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 2, तो ये हो जाएगा 2 - 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इसके करेंगे अपॉन, अपॉन में क्या करते हैं, जो ये नीचे हैं इन नीचे वालों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, 2 का 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, इस 2 का स्क्वायर भी 4 होगा, इसका 1 होगा। इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे तो कितनी वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ से ये अंडर रूट में जो निकल के आएगा ये आपका यहाँ से 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस कितना होगा 1, -1 का स्क्वायर 1 होगा और ये प्लस हो जाएगा 0 और इस तरह से ये अपॉन ये नीचे हो जाएगा 4 4 1 9, यानी ऊपर कितना होगा 5, तो ये बचेगा √5/3। ये कौन सा ऑप्शन सही हो गया, थर्ड ऑप्शन सही हो गया। इस तरह से ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए इसी में एक क्वेश्चन आप लोग भी निकालिए और इस क्वेश्चन को लिखेंगे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट इसी क्रम में हमने एक दूसरा क्वेश्चन उठा लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 2 3 1 ऑन द लाइन x - 1/2 इक्वल टू y - 2/3 इक्वल टू z + 1/1 इच। 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन है √35/6, सेकंड ऑप्शन है √5/2,
थर्ड ऑप्शन है √2/7, फोर्थ ऑप्शन है 2/7। जैसे आपने पिछला वाला क्वेश्चन निकाला था उसी तरह से इसको भी सॉल्व कर दीजिएगा और आंसर निकाल दीजिएगा। ट्रिक लगाइएगा, तुरंत आंसर आएगा, नहीं वैसे बहुत बड़ा हो जाएगा निकालने में। अब यहाँ पर वही तरीका होगा, यहाँ पर पहले क्या करेंगे, यहाँ 2 लगाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1/2 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर क्या लगाएंगे, 3 लगाएंगे तो 1/3 बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 2/1। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालनी है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, √। क्या करते हैं, इस 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ में तो 3 हो गया, -2 का मल्टीप्लाई यहाँ 1 से करेंगे तो ये 2 हो गया, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अगला आप क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 1 हो जाएगा, -3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ में करेंगे 6 हो गया, इसका स्क्वायर, प्लस अगला 1 का मल्टीप्लाई इस 1 के साथ में होगा, माइनस इस 2 का मल्टीप्लाई इस 2 के साथ में होगा, ये 4 हो गया, इसका स्क्वायर, अपॉन हमने बताया था जो नीचे है इनका स्क्वायर करके ऐड करना है, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 1 का स्क्वायर 1। चलिए इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये √2 में आप लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस यहाँ -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस -3 होगा, -3 का स्क्वायर 9 अपॉन, और ये हो जाएगा आपका 40। इस तरह से देखेंगे तो इक्वल टू से ऊपर करेंगे, ये हो जाएगा 35/14, ये होगा √2 में 7 से ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 5/2 √2 में। यही आंसर है इसका, मतलब ये सेकंड ऑप्शन आपका सही है। ठीक, थैंक यू।